नमस्कार दोस्तों। आज हम देखेंगे चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागॉजी। तो स्टार्ट करते हैं। किशोरावस्था में रुचियां होती हैं, सामाजिक रुचियां, व्यावसायिक रुचियां, व्यक्तिगत रुचियां। जिस विधि के द्वारा बालक को आत्मनिर्देशन के माध्यम से या माध्य से बुरी आदतों को छुड़वाने का प्रयास किया जाता है, वह विधि है आत्मनिर्देश विधि। अगला है, किस विधि में सामाजिकरण की प्रक्रिया तीव्र होती है? तो धर्मनिरपेक्षता। किस स्थिति में सामाजिकरण की प्रक्रिया तीव्र होती है? धर्मनिरपेक्षता। अगला है, संवेग संवेग एवं सामाजिक विकास के साथ साथ चलने की प्रक्रिया को किस विद्वान ने स्वीकार किया है? तो क्रो एंड क्रो ने। किसने स्वीकार किया है? क्रो एंड क्रो ने। अगला है, खेल के मैदान को किस विद्वान ने चरित्र निर्माण का स्थल माना है? खेल के मैदान को किस विद्वान ने चरित्र निर्माण का स्थल माना है? तो स्किनर तथा हैरीमैन ने। किसने माना है? स्किनर तथा हैरीमैन ने। अगला है, चरित्र को निश्चित करने वाला महत्वपूर्ण कारक है? तो मनोरंजन संबंधी कारक। कौन से महत्वपूर्ण कारक है? मनोरंजन संबंधी कारक। अगला है, सामाजिकरण की प्रक्रिया को प्रभावित करते हैं। कौन कौन से प्रभावित करते हैं? तो शिक्षा, समाज का स्वरूप, आर्थिक स्थिति। अगला देखते हैं, सामान्य बुद्धि बालक प्रायः किस अवस्था में बोलना सीख जाता है? सामान्य बुद्धि का बालक प्रायः किस अवस्था में बोलना सीख जाता है? तो 11 माह में। अगला है, पोषाहार योजना संबंधित है। तो किससे संबंधित है? मिड डे मील योजना से। मिड डे मील योजना से। मिड डे मील योजना का प्रमुख संबंध है केंद्र से। मिड डे मील योजना का प्रमुख लक्ष्य है बालक को पोषण प्रदान करना। सामान्य ऊर्जा में पोषण का अर्थ माना जाता है तो संतुलित भोजन से। अगला है, पोषण के प्रमुख पक्ष हैं संतुलित भोजन या नियमित भोजन। संतुलित भोजन से और नियमित भोजन से। पोषण का प्रमुख पक्ष है कौन सा? तो संतुलित भोजन और नियमित भोजन। अगला है, पोषण की प्रकृति विकृत रूप कहलाता है। पोषण का विकृत रूप कहलाता है तो कुपोषण। एक शिक्षक को पूर्ण ज्ञान होना चाहिए पोषण का, पोषण के उपयोगों का, पोषक के तत्वों का। पोषण का संबंध होता है शारीरिक एवं मानसिक विकास। व्यापक अर्थ में पोषण का संबंध होता है संतुलित भोजन से, स्वास्थ्यप्रद वातावरण एवं विकृति से। पोषण का अभाव अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करता है विकास को, सामाजिक विकास को। पोषण के अभाव में बालक का व्यवहार हो जाता है चिड़चिड़ा, अमर्यादित। कैसा हो जाता है? अमर्यादित। संतुलित भोजन का स्वरूप निर्धारित करता है आयु वर्ग के अनुसार। संतुलित भोजन का स्वरूप निर्धारित करता है आयु वर्ग के अनुसार कि आयु के अनुसार कितना भोजन कैसा देना चाहिए या लेना चाहिए। अनुपयुक्त भोजन उत्पन्न करता है कुपोषण। संतुलित भोजन के लिए आवश्यक है शुद्धता एवं नियमितता। पोषण में वृद्धि के उपयोग होते हैं भोजन से संबंधित या पर्यावरण से संबंधित। पोषण के उपायों में प्रभावशीलता के लिए आवश्यक है शिक्षक सहयोग, अभिभावक सहयोग और विद्यार्थी सहयोग, तीनों का सहयोग होना चाहिए। निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता पोषण के संबंधित है? तो संतुलित भोजन। संतुलित भोजन के साथ पोषण के लिए आवश्यक है स्वास्थ्यप्रद वातावरण, उचित व्यायाम, खेलकूद। वह उपाय जो पोषण पर्यावरणीय उपायों से संबंधित है पर्याप्त निद्रा, पर्याप्त व्यायाम और स्वास्थ्यप्रद वातावरण। कौन कौन से? पर्याप्त निद्रा, पर्याप्त व्यायाम और स्वास्थ्यप्रद वातावरण। स्वच्छ वायु मिलना चाहिए, मतलब वातावरण ये आपका शुद्ध होना चाहिए। संतुलित भोजन की तालिका में मांसाहारी एवं शाकाहारी बालकों की स्थिति होती है, समान या असमान दोनों की नहीं। 1 से 3 वर्ष के बालक के लिए अन्न होना चाहिए 150 ग्राम। कितना होना चाहिए? 150 ग्राम। 7 से 9 वर्ष के मांसाहारी एवं शाकाहारी बालकों के लिए अन्न होना चाहिए 250 ग्राम। 7 से 9 वर्ष के बालक को किस स्वरूप के लिए 75 ग्राम हरी सब्जियों की आवश्यकता होती है? तो शाकाहारी एवं मांसाहारी दोनों के लिए। संतुलित भोजन की तालिका में 1 से 9 वर्ष के लिए फलों की तालिका में वजन होता है एक समान। संतुलित भोजन में पोषक तत्व होते हैं प्रोटीन, विटामिन, वसा। प्रोटीन समान रूप से होती है 2 प्रकार से। मांस से प्राप्त प्रोटीन को कहते हैं जंतुजन्य प्रोटीन। कौन सा सूत्र वनस्पति जन्य प्रोटीन का है? तो जौ। क्वाशियरकर नामक रोग उत्पन्न होते हैं
प्रोटीन की कमी से। गन्ने के रस, अंगूर तथा खजूर के प्रमुख रूप से प्राप्त होते हैं, तो कार्बोज प्राप्त होते हैं। किससे गन्ने के रस से, अंगूर तथा खजूर से क्या प्राप्त होते हैं, तो कार्बोज। कार्बोज की अधिकता से कौन सा रोग उत्पन्न होता है, मोटापा, बदहजमी। वसा के प्रमुख स्रोत हैं वनस्पति तेल व सूखे मेवे। शरीर को अधिक शक्ति प्रदान करता है वसा। खनिज लवणों की कमी से रक्त को नहीं मिल पाता, हीमोग्लोबिन। घेंगा रोग उत्पन्न होता है आयोडीन अथवा खनिज लवण की कमी से। विटामिन का आविष्कार हुआ था 19वीं शताब्दी में आरंभ है। विटामिन ए की कमी से बालकों में कौन सा रोग हो जाता है, रतौंधी। कौन सा रोग हो जाता है, रतौंधी। विटामिन बी की कमी से कौन सी रोग हो जाती है, बेरी। पिलाग्रा रोग किस विटामिन की कमी से होता है, तो बी कॉम्प्लेक्स कहा जाता है, B1 B2 को। विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है, स्कर्वी। विटामिन सी का प्रमुख स्रोत है आंवला। स्त्रियों में मृदुलास्थि रोग किस विटामिन की कमी से हो जाती है, तो विटामिन डी की कमी से। विटामिन डी की कमी से उत्पन्न होता है सूखा रोग। सूखा रोग पाया जाता है बालिकाओं में, अधिकतर बालिकाओं में देखा जाता है। विटामिन ई की कमी से स्त्री में संभावना होती है बांझपन, गर्भपात। विटामिन ई की कमी से उत्पन्न होने वाला रोग नपुंसकता। विटामिन के का प्रमुख रोग होता है केला, गोभी, अंडा। विटामिन के सर्वाधिक उपयोगिता होती है गर्भिणी स्त्री के लिए, स्तनपान कराने वाले महिलाओं के लिए। रक्त का थक्का न जमने का रोग किस विटामिन के अभाव से होता है, तो विटामिन के कारण। जल हमारे शरीर में कितने प्रतिशत है, तो 70% है। दूषित जल पीने के उत्पन्न होता है पीलिया, डायरिया। कौन सा रोग होता है, तो डायरिया या पीलिया। अगला है कार्य करने के लिए किस पदार्थ की आवश्यकता होती है, तो कार्बोज की, कार्बोहाइड्रेट की। अध्यापक को पोषक के ज्ञान की आवश्यकता होती है बाल विकास के लिए, छात्रों के रोगों की जानकारी के लिए, अभिभावकों को पोषण का ज्ञान प्रदान करने के लिए। अभिभावकों को पोषण का ज्ञान कराने का सर्वोत्तम अवसर होता है शिक्षक अभिभावक गोष्ठी। अगला है पोषण की क्रिया को बाल विकास से समृद्ध करने के लिए आवश्यक है निरंतरता। शारीरिक विकास के लिए निरंतरता के रूप में उपलब्ध होने चाहिए, तो संतुलित भोजन, उचित व्यायाम। अनिरंतरता का विकास प्रक्रिया में प्रमुख कारक है साधनों की अनियंत्रता। एक बालक को संतुलित भोजन की उपलब्धता सप्ताह में 2 दिन होती है, इस अवस्था में उस बालक का विकास होगा अनियमित। अगला है साधनों की निरंतरता में बालक विकास की गति को बनाती है तीव्र। साधनों की अनियंत्रितता बाल विकास को बनाती है या बालक को विकास को बनाती है मंद। एक बालक में विद्यालय के प्रथम दिन अध्यापक एवं विद्यालय के प्रति अरुचि उत्पन्न हो जाती है, तो उसका प्रारंभिक अनुभव माना जाएगा दोषपूर्ण। सर्वोत्तम विकास के लिए प्रारंभिक अनुभवों का स्वरूप होना चाहिए, तो सुखद होना चाहिए। एक बालक प्रथम अवसर पर एक विवाह समारोह में जाता है, वहाँ उसको अनेक प्रकार की विसंगतियां दृष्टिगोचर होती है, तो माना जाएगा कि बालक का सामाजिक विकास होगा मंद गति से। शिक्षण कार्य में बालक को प्रारंभिक अनुभव में उत्तम बनाने का कार्य करने के लिए शिक्षक को प्रयोग करना चाहिए शिक्षण सूत्रों का। परिवर्ती अनुभव का संबंध होता है परिणाम से। परिवर्ती अनुभव का प्रयोग किया जाता है विकास की इस परिस्थिति निर्माण में, विकास मार्ग को प्रशस्त करने में। बाल केंद्रित शिक्षा में प्राथमिक स्तर पर समानता किस विधि का प्रयोग किया जाता है, यह माना जाएगा तो खेल विधि का। बाल केंद्रित शिक्षा का प्रमुख आधार है बालक का केंद्र मानना। बाल केंद्रित शिक्षा में किसकी भूमिका गौण होती है, तो शिक्षक की। बाल केंद्रित शिक्षा में प्रमुख भूमिका होती है तो बालक की। बाल केंद्रित शिक्षा का उद्देश्य होता है बालक की रुचियों का ध्यान, अंतर्निहित प्रतिभाओं का विकास, गतिविधियों का विकास। बाल केंद्रित शिक्षा में शिक्षा प्रदान की जाती है कविताओं एवं कहानियों के रूप में। बाल केंद्रित शिक्षा में प्रमुख स्थान दिया जाता है गतिविधियों एवं प्रयोगों को। प्रगतिशील शिक्षा का आधार होता है वैज्ञानिकता व तकनीक। शिक्षा में कंप्यूटर का प्रयोग माना जाता है प्रगतिशील शिक्षा। शिक्षा में प्राथमिक स्तर पर खेलों का प्रयोग माना जाता है बाल केंद्रित शिक्षा। बालकों का वैज्ञानिक दृष्टिकोण विकसित करना उद्देश्य है बाल केंद्रित शिक्षा एवं प्रगतिशील शिक्षा का। अगला है शिक्षण प्रक्रिया में शिक्षण यंत्रों का प्रयोग किसकी देन माना जाता है, तो प्रगतिशील शिक्षा की। समाज में अंधविश्वास एवं रूढ़िवादिता की समाप्ति के लिए आवश्यक है प्रगतिशील शिक्षा। समाज में अंधविश्वास एवं रूढ़िवादिता की समाप्ति के लिए कौन सा आवश्यक है, तो प्रगतिशील शिक्षा की आवश्यकता है। थैंक यू दोस्तों, फिर मिलेंगे। जय हिंद।